चलिए आगे मैं आपको एटम्स या परमाणु के बारे में बताता हूँ, है ना। ये सब केमिस्ट्री में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है, साइंस में इससे क्वेश्चन पूछा आता है। परमाणु से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले परमाणु को समझने के पहले जानना पड़ेगा कि पहली बार इसका सिद्धांत कब आया था, किसे प्रमाणित सिद्धांत माना जाता है। याद रखना 1803 में डाल्टन ने एक सिद्धांत दिया जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, है ना। कब की बात है बेटा? 1803। 1803 में डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया था कि परमाणु वो होते हैं जो क्या करते हैं, रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। किसमें? रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। तो ये रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता। जो परमाणु होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में आपको देखने को नहीं मिलेगा, स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता। ठीक, क्लियर हो गया। परमाणु जो है रासायनिक क्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता। और परमाणु कई प्रकार के छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं। मान लो ये परमाणु है, वो विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे कणों से मिल करके, बहुत सारे विशाल छोटे छोटे कणों से मिल करके बने रहते हैं, जिसमें 3 प्रमुख कहना चाहिए कि कण आता है। ठीक है, 3 प्रमुख इसमें कण होते हैं। ये जो 3 प्रमुख कण हैं, इसी कण को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कहते हैं, जिसे मौलिक कण नाम दिया गया है। 3 प्रमुख कण होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों कण को, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को, ये तीनों कणों को क्या कहा जाता है? याद रखना, इसे रसायन में बोला जाता है मौलिक कण। ठीक है, अगर इंग्लिश में बोलूँ तो फंडामेंटल कण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये बेसिक पार्टिकल बोलो या फंडामेंटल पार्टिकल्स इसे कहते हैं। इतना बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ आपको ये देखना है कि ये क्या है। तो सबसे पहले बता देना, द्रव जो है मतलब पदार्थ का वह सूक्ष्मतम या छोटा से छोटा कण। अगर आपको परमाणु क्या है बोलेगा, है ना, परमाणु बम कब गिराया गया था? हिरोशिमा नागासाकी में गिराया गया था ना, है ना। तो द्रव का वह सूक्ष्मतम रूप या पदार्थ का छोटा से छोटा रूप या कण। ठीक है, आपको परिभाषा देना है कि द्रव या मैटर, वो द्रव वाला नहीं, लिक्विड वाला द्रव नहीं है, ये मैटर वाला है। कौन सा वाला? मैटर, पदार्थ जो होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। ये वाला द्रव्य है, द्रव्य ना कि द्रव। ये द्रव अलग चीज़ होता है, ये लिक्विड होता है, ये मैटर होता है। ठीक है, पदार्थ। तो पदार्थ का वह सूक्ष्मतम या छोटा सा कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेता है? भाग लेता है। याद रखना, परमाणु मतलब द्रव का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत कब दिया था बेटा? तो 1803 में दिया था। और याद रखना, परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इतना आप बता सकते हैं कि द्रव का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत 1803 में किसने दिया था? तो डाल्टन ने दिया था। परमाणु जो है कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। ठीक, अब देखिए, पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को कि परमाणु कई प्रकार के सूक्ष्मतम कणों से मिलके बना रहता है, जिसमें 3 प्रमुख आता है। एक आता है इलेक्ट्रॉन, एक आता है प्रोटॉन और एक आता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये 3 प्रमुख कण होता है। इन्हीं कणों को मौलिक कण कहा जाता है, फंडामेंटल कण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी कण को मौलिक कण कहा जाता है। किस कण को? तो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, उसी को मौलिक कण कहा जाता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? परमाणु अपन देख लें, है ना, एटम। अब अपन देखेंगे इलेक्ट्रॉन क्या होता है।
फिर अपन इलेक्ट्रॉन के बाद में आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन देखेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन, जिससे टीचरशिप में क्वेश्चन आ जाए, जिससे व्यापम छोटे मोटे क्वेश्चन जो पूछता है उससे। फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ये चीज़ को आपको दिमाग में रखना है, उसके भी मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, पहले अपन चलते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इससे क्या पूछा जाएगा कि ये क्या है, धन आवेशित है या ऋण आवेशित है, इसकी खोज किसने की, बस यही चीज़ें पूछा जाता है। इसमें अति ज़्यादा कहना ध्यान नहीं रखना है, बस ये है कि जो नाभिक होता है, मान लो ये नाभिक है, तो नाभिक के ये चारों ओर गति करते रहते हैं, चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो बस वही देखना है। ये ऋण आवेशित होते हैं माइनस चार्ज में। ठीक है, तो यही सब बेसिक चीज़ों को अपन यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। ज़्यादा इसमें मैं आपको फंसाऊंगा नहीं, ज़्यादा डीपली बता के कंफ्यूज नहीं करूँगा। ठीक है, उतना ही लो थाली में कि ना जाए नाली में, है ना। देखिए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। यह क्या है, परमाणु का ऋण आवेशित मूल कण है। मैं बताया ना 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इसे फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, बता चुका हूँ आपको। तो यह परमाणु का ऋण आवेशित मूल कण है। इसकी खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने की थी। किसने किया था बेटा, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। फिर मैं आगे बताऊंगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज की एक बेसिक ट्रिक बनाया हूँ, जो आप लोगों को पहले बता चुका हूँ और ज़िंदगी में आप नहीं भूलेंगे। उसे कहते हैं ईट पर नाच। ई की बात आए तो आप बता देना ईट, ई का थॉमसन, ठीक है, पर, है ना, प्रोटॉन का फिर रदरफोर्ड। पूरा नाम अपन देखेंगे, आगे पूरा नाम भी बताऊंगा। नाच न्यूट्रॉन का चैडविक। ठीक है, तो अपन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो यह परमाणु का क्या है, ऋण आवेशित मूल कण है। इसकी खोज किसने की, तो जे थॉमसन ने की थी। याद रखना ये नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। मैं आपको बताया ना कि किसी भी मतलब कहना चाहिए कि नाभिक के ये चारों ओर क्या करते हैं, घूमते हैं। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रॉन। इसका द्रव्यमान पूछा तो नहीं जाता, लेकिन फिर भी अगर आपको कह दे तो बता देना 9.1 मल्टीप्लाइड 10 की पावर -31। ठीक, ये 10 की पावर -31 याद रख लेना, बाकी 9.1 आपको याद होगा, एक बार और चर्चा हुआ था हमारा। तो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 ये होता है द्रव्यमान, जो कि नहीं पूछा जाता, इतना किलोग्राम, है ना। बस इसमें और ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न में नहीं डालूंगा, इसीलिए जितना ज़रूरत था बता दिया। ऋण आवेशित मूल कण होता है, खोज थॉमसन ने की थी, नाभिक के चारों ओर घूमते रहता है, द्रव्यमान जो है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 होता है। तो ये हमने अभी इसको देखा। ठीक, प्रोटॉन के बारे में मैं बताया हूँ आपको। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने की, अगर आपसे पूछा जाएगा तो बता देना इसकी खोज जो है ईट पर नाच। तो आपको क्या करना है, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, थॉमसन ने खोज की थी। प्रोटॉन पर, है ना, गोल्डस्टीन रदरफोर्ड इसका नाम है, गोल्डस्टीन रदरफोर्ड। प्रोटॉन का ईट पर नाच, न्यूट्रॉन का चैडविक। ठीक है, तो यहाँ पे या तो गोल्डस्टीन लिखा रहा होगा आधा नाम, या तो फिर पूरा नाम लिखा रहेगा गोल्डस्टीन रदरफोर्ड। तो ईट पर नाच, है ना, ये चीज़ें। अब अपन देखते हैं नाभिक। नाभिक की खोज भी किसने की थी पूछा जाता है, और ये दोनों चीज़ों में उपस्थित होता है, इसको भी पूछा जाता है ना। इसमें क्या होता है नाभिक में, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। इसी चीज़ को अपन देखेंगे कि न्यूक्लियॉन किसे कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है नाभिक के ऊपर, तो उस चीज़ पे चर्चा करते हैं, और ज़्यादा कंफ्यूज मैं आपको नहीं करूँगा। जो चीज़ें पूछी जाएगी उसके बारे में बताऊँगा। नाभिक को न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियॉन जो शब्द है वो भी मैं आपको बताऊँगा न्यूक्लियॉन के बारे में, लेकिन कब बताऊँगा, पहले नाभिक को समझो। नाभिक को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। नाभिक की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड साहब ने किया था, रदरफोर्ड ने। आपसे पूछा जाएगा कि नाभिक की खोज किसने की थी, आप बताना रदरफोर्ड। इसमें क्या उपस्थित होता है, तो इसी में न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे, ये दोनों पार्टिकल्स उपस्थित होते हैं किसमें, नाभिक में। याद रखना इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें न्यूट्रॉन
प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, इसीलिए इन दोनों को न्यू से न्यूक्ली, है ना, प्रोटॉन से प्रोटॉन बोल रहे हैं ना, इसीलिए न्यूक्लिक ऑन, तो इसको न्यूक्लियॉन कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के मिश्रण के कारण इसे क्या कहते हैं, इसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन के गुण इसमें देखने को मिलते हैं, इसमें उपस्थित होते हैं, इसीलिए इसे न्यूक्लियॉन कहा जाता है। तो इसकी खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। इसमें क्या क्या उपस्थित होता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, जिन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो न्यूक्लियॉन कहते हैं। इंग्लिश में ये न्यूक्लियन से ही न्यूक्लियस बना हुआ है। क्या बना है? न्यूक्लियन से ही न्यूक्लियस शब्द बना हुआ है, जिसे नाभिक कहते हैं। ठीक, अब अपन इलेक्ट्रॉन तो हमने देख लिया, अब देखते हैं प्रोटॉन। इसके बारे में भी कहना चाहिए कि थोड़ा सा आगे अपन चर्चा करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे इसके बारे में। मैं पहले ही आपको बताया हूँ कि प्रोटॉन की खोज किसने की। इसके लिए ट्रिक ईट पर नाच, ईट पर नाच मैं बता चुका हूँ। ई का इलेक्ट्रॉन है ना, थॉमसन ने, पर प्रोटॉन तो गोल्डस्टीन पूरा नाम तो है नहीं, रदरफोर्ड अगर बोलेगा तो गोल्डस्टीन रदरफोर्ड लेना। न्यूट्रॉन का ईट पर नाच है ना, न्यूट्रॉन के चैडविक। अब अपन देखते हैं प्रोटॉन के बारे में। सिर्फ जितना ज़रूरत है, जितना समय है, जितना हमारे पास पूछा जाता है उसी पे फोकस कराऊंगा। इससे पूछा था इसकी खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने की थी। यह कौन सा कण है? तो पॉजिटिव चार्ज है, धन आवेशित कण के अंतर्गत आता है। आपसे पूछा जाएगा कि प्रोटॉन क्या है। मैं इलेक्ट्रॉन बताया था ऋण आवेशित, अभी बता रहा हूँ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा आता है ये आता है ऋण आवेशित। पूछा आता है कि ये कौन सा चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा चार्ज है, बीटा चार्ज है, ऐसा घुमाने के लिए। तो याद रखना, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो पहला आपका इसका शोधकर्ता कौन आएगा? प्रोटॉन, तो गोल्डस्टीन। और ये क्या चीज़ है? तो ये धन आवेशित कण है, जिसे इंग्लिश में पॉजिटिवली चार्ज कहते हैं। इसका आवेश कितना कूलाम होता है? तो इसका आवेश प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। बस ये कूलाम द्रव्यमान में कंफ्यूज बहुत होते हैं लोग, इसलिए उसको मत देखिए, उससे क्वेश्चन नहीं आता। सिर्फ किसने खोज की? गोल्डस्टीन ने। कौन सा कण है? तो धन आवेशित कण है। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों मिल करके परमाणु में देखने को मिलते हैं, जो क्या कहलाते हैं? तो फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाते हैं। बस इससे ज़्यादा इसमें आपको देखने की ज़रूरत नहीं होता। और पहले ही बताया हूँ नाभिक के बारे में कि ये नाभिक में होते हैं, तो ये नाभिक में होते हैं करके बताया हूँ ना। इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में उपस्थित होते हैं? नाभिक में उपस्थित होते हैं। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन को पूछा नहीं गया है, लेकिन यूनिक सा सेगमेंट है, तो बस इतना जान लो कि इसका जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन के मास का 1836 गुना होता है। ठीक, नहीं भी देखोगे तो वो भी कोई बात नहीं, लेकिन सुन लो कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है उसका ये 1836 गुना होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है उसका कितना गुना होता है? तो 1836 गुना होता है। इसका द्रव्यमान में बताया था इलेक्ट्रॉन का कितना? तो 9.1 इंटू 10 की पावर 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। ठीक है, ये इसका मास है। इसी का कितने गुना? तो 1836 गुना इसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का, तो इलेक्ट्रॉन का कितना द्रव्यमान? 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो इसी का गुणा कर देना 1836 से, तो इतना ही गुना इसका क्या होता है? इसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन को पूछा तो गया नहीं है, लेकिन अगर पूछ दे तो बता देना कि प्रोटॉन का जो रिलेटिव द्रव्यमान है, जो सापेक्ष द्रव्यमान है, वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। आपसे पूछा जाएगा कि किसका सापेक्ष द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है, तो बता देना हाइड्रोजन परमाणु जो होता है उसका द्रव्यमान प्रोटॉन के सापेक्ष जो है इक्वल होता है। बस उससे ज़्यादा आपको डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब अपन देखेंगे इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को, इम्पॉर्टेंट बिंदु को, जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में। और ये सब यहाँ पे ये कलेक्शन से क्वेश्चंस का।
ठीक है, तो इससे कैसे फैक्ट पूछे जाते हैं ये चीज़ें आपको दिमाग में रखना है। देखिए किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, ऐसा करके आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको जैसे पता है कि हाइड्रोजन, ठीक तो यहाँ पे हाइड्रोजन का टाइप पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए केवल हाइड्रोजन का टाइप 1 है, हाइड्रोजन 1 बोल दो या टाइप 1 बोल दो, है ना। तो हाइड्रोजन 1 एक ऐसा नाभिक है, एक ऐसा परमानेंट नाभिक है, एक ऐसा परमानेंट स्थायी नाभिक है जिसमें क्या नहीं पाया जाता, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? अगर साइंस की बात आती है, खास करके ACF का पेपर हो गया, रेलवे का पेपर हो गया, बैंकिंग का पेपर हुआ, वहाँ पे साइंस का क्वेश्चन ज़्यादा आता है। ठीक है, DRDO हो गया, डिफेंस हो गया, वहाँ पे ज़्यादा आता है, व्यापम में भी आता है। तो पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा एक ऐसा स्थायी नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, तो वो स्थायी नाभिक कौन सा होगा? हाइड्रोजन 1 होगा। ठीक, एक क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो इसी से संबंधित है और वो विद्युत चुंबकीय बलों के द्वारा बंधे रहते हैं। तो उस क्वेश्चन को भी देखिए समझना। इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, ये नाभिक से, जो नाभिक होता है उसे विद्युत चुंबकीय बलों के द्वारा बंधे रहता है। किससे बंधे रहता है? तो नाभिक से बंधे रहता है। मैं बताया ना, नाभिक के अंतर्गत में तीनों चीज़, मतलब उसके अंतर्गत तीनों चीज़ें मिलता है करके अपन चर्चा किए थे। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से विद्युत चुंबकीय बलों के द्वारा बंधे होते हैं। ये फैक्ट क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा बंधे रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से कैसे बंधे रहते हैं? तो विद्युत चुंबकीय बलों के द्वारा बंधे रहते हैं। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन आता है उदासीन परमाणु के ऊपर। इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इसके क्वेश्चन कैसे आएगा। और इसका जो क्वेश्चन है, धनावेश होता है या धनायन कहते हैं, इसकी संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से अधिक हो, ये सब टर्म पे थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करते हैं। क्या पता ये क्वेश्चन जो है कहीं देखने को मिल जाए, क्योंकि फैक्ट वाला क्वेश्चन है, साइंस फैक्ट वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है। इलेक्ट्रॉनों व प्रोटॉनों की समान संख्या वाला परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा परमाणु उदासीन होगा, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन की दोनों की संख्या क्या हो? समान हो। ठीक है, मान लो इलेक्ट्रॉन की संख्या है 10, प्रोटॉन की संख्या है 10, तो ऐसी अवस्था में जिसमें इलेक्ट्रॉनों व प्रोटॉनों की समान संख्या वाला परमाणु क्या होगा? उदासीन होगा। इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की समान संख्या वाला परमाणु क्या होगा? उदासीन होगा। ऐसा परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, तो उसे क्या कहोगे आप? उसे कहोगे उदासीन परमाणु कहेंगे। समझ रहे हो? दूसरा कंडीशन, ये तो हम समझ गए उदासीन के लिए। एक ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाए या इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन से कम हो। इलेक्ट्रॉन जो हैं उसकी संख्या किससे कम हो? प्रोटॉन से कम हो। प्रोटॉन संख्या अब ज़्यादा हो गया यहाँ पे, तो वैसे अवस्था में, ये तो मैं दोनों में बताया, जब ऐसी स्थिति होगा तो उसको परमाणु को उदासीन कहेंगे अपन। लेकिन एक दूसरा कंडीशन, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन से कम हो, अर्थात यह इलेक्ट्रॉन न्यून हो। इलेक्ट्रॉन क्या है? न्यून हो, कम हो, सरल भाषा में एकदम कम हो उसमें, है ना, इलेक्ट्रॉन कम हो, और प्रोटॉन क्या है? ज़्यादा हो जाए, तो परमाणु पर धन आवेश चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है? धन आवेश चार्ज हो जाता है, अर्थात परमाणु पर धनावेश आपको देखने को मिलता है, और उसी को ही धन आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? धन आयन कहते हैं। लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन कम होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन कम होगा तभी आप उसे धन आयन कह पाओगे। लेकिन अगर कंडीशन चेंज हो जाए, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन से अधिक हो जाए, पहले क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉन कम था, अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, अब प्रोटॉन से अधिक हो गया। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से अधिक कर दें, तो ऐसे अवस्था में परमाणु पर आपको निगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा, ऋण आवेशित होता है परमाणु पर। लेकिन ये कब होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से अधिक हो तो।
यहाँ पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन जो है कम हो गया था, और यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गए, यहाँ पे प्रोटॉन से अधिक हो गया, तब आपको यहाँ पे ऋण आवेश देखने को मिलेगा, अर्थात परमाणु जो है ऋण आयन में परिवर्तित हो जाएगा। ये तीनों कंडीशन को आपको याद रखना है। पहला, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर इक्वल हो गए तो उस परमाणु में अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल हो गए तो क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा आपका उदासीन। ये पहला कंडीशन याद रखना, उदासीन परमाणु। दूसरा, इलेक्ट्रॉन अगर न्यून हो जाए, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, अब प्रोटॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, तब ये कहलाएगा धन आयन कहलाएगा। धन का चिन्ह लगा दिया मैं, ठीक है। कब के लिए, इलेक्ट्रॉन अगर न्यून है तब। और अगर दूसरे कंडीशन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, प्रोटॉन से ज़्यादा हो गया, ऐसे कंडीशन में तब इसे आप क्या कहोगे, ऋण आयन कहोगे। तो ये तीनों से प्रश्न पूछा जाता है। धन आयन कब कहोगे, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाए, और ऋण आयन कब कहोगे, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाए। और उदासीन कब कहोगे, तो आप जान गए ना, ऋण आयन कब होता है, धन आयन कब होता है, और उदासीन की संख्या कब होता है। तो वही बात है, आप उसको दिमाग में रखे रहना, इसी से ही क्वेश्चन बनेगा। जब इलेक्ट्रॉन कम होगा तो धन आयन में परिवर्तित हो जाएगा परमाणु, और जब परमाणु में आपकी स्थिति ऐसे होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन से ज़्यादा हो, तो ऋण आयन की संख्या हो जाएगा। जब दोनों बराबर हो तो उदासीन हो जाएगा। और मैं तो कहता हूँ इससे ज़्यादा इसके बारे में बताऊंगा नहीं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लुईस के बारे में देखते हैं। लुईस डी ब्रागली कहते हैं, सभी कण तरंग के समान व्यवहार करते हैं, है ना। तो ये स्टेटमेंट तो भी पूछा नहीं है, तो इसके ऊपर अपन ज़्यादा नहीं जाते। बस इलेक्ट्रॉन धन आयन कब होता है, ऋण आयन कब होता है, उदासीन कब होता है, उस पर अपन चर्चा कर रहे हैं, और उसी पे हमने देखा। अब अपन देखेंगे न्यूट्रॉन के बारे में। किसके बारे में, न्यूट्रॉन। ईंट पर नाच, बताया हूँ ना, नाच न मतलब न्यूट्रॉन, च मतलब होएगा उसके खोजकर्ता चैडविक। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को याद करने के लिए ईंट पर नाच को आप याद रखना, उसको नहीं भूलोगे तब जा करके आपका इसका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक देखते हैं। इस पे कोई आवेश होता नहीं है, पहली बात तो, है ना, ये आवेश रहित होता है। चलो ना अपन चर्चा करते हैं, फिर अपन यहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये आवेश रहित होता है, अपन देख लेते हैं, है ना। इसकी खोज किसने की थी भैया, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ईंट पर नाच, रटा होना चाहिए ट्रिक, याद रखना। इसका आवेश शून्य होता है। इसमें पूछा जाएगा, इसमें धन आवेश होता है, ऋण आवेशित होता है, आपको घुमाएगा, आप सीधा कहना कि इसमें आवेश शून्य है, ठीक। इसमें आवेश शून्य होता है, और द्रव्यमान जो है इतना किलोग्राम होता है, कितना, 1.674 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। तो ये पहले बता देना, आवेश रहित या आवेश शून्य। आवेश क्या होगा इसका, 0 हो जाएगा, ना धन ना ऋण। अब इसमें हमको द्रव्यमान होगा, छोड़ो यार, द्रव्यमान नहीं पूछता। इसकी खोज किसने की, चैडविक ने किया। इसका आवेश क्या होता है, शून्य होता है। ये दोनों अपन ने देख लिया। अब द्रव्यमान 1.674, अगर 1.674 याद आ गए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ो, ठीक है। ये नाभिक के अंदर स्थित होते हैं, मैं पहले ही बताया हूँ। ये किसके अंदर होता है, तो नाभिक के अंदर, मैं पहले ही बताया हूँ मैं। इसका प्रतिकण जो होता है, इसके अंतर्गत प्रतिकण वो एंटी न्यूट्रिनो होता है, ठीक है। इसको पूछा जाए अगर तो बता देना, इसके प्रतिकण कौन होते हैं। इसके प्रतिकण होते हैं एंटी न्यूट्रिनो। हालांकि नहीं पूछा है अभी तक, तो इसीलिए उस पर अपन ज़्यादा उसमें चर्चा नहीं करेंगे। इसको याद रखना, इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। तो इसका द्रव्यमान जो है प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। और प्रोटॉन का द्रव्यमान मैं आपको बता चुका हूँ। प्रोटॉन का द्रव्यमान बताया था ना, 1.673 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। ये द्रव्यमान था किसका, प्रोटॉन का। तो इसके बराबर होता है। लेकिन द्रव्यमान वगैरह नहीं देखोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है,
ठीक है, तो बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं होता। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर तो होता है, लेकिन इसमें कोई आवेश नहीं होता। बस इससे यही पूछता है कि खोज किसने किया, बता देना। ईंट पर नाच, न्यूट्रॉन को चैडविक ने। और इसमें आवेश होता है, नहीं होता है। वो बोलेगा इसमें कौन सा आवेश होता है, तो ऑप्शन ए में डालेगा धन आयन, ऑप्शन बी में डालेगा ऋण आयन, ऑप्शन सी में डालेगा जीरो, या ऑप्शन डी बना देगा इनमें से कोई नहीं। तो आप ये मार देना। इसके जगह में वो आवेश रहित भी लिख सकता है। क्या लिख सकता है? आवेश रहित भी लिख सकता है। ठीक है, तो इतना आपके दिमाग में होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अपन हो गया। अब मैं अगले क्लास में बताऊंगा भौतिक परिवर्तन के बारे में, जो फिजिकल चेंजेस होता है, जो भी हमने देखा है। ठीक है, फिजिकल चेंजेस इसी कहते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या कहते हैं भैया? भौतिक परिवर्तन। किस किस को आप भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल के अंतर्गत रखोगे? ठीक, वो चीज़ें भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन से क्वेश्चन आता है। बोलता है कि मान लीजिए एक जार में पानी है, पानी भरा हुआ है। ठीक, उस पानी को आपने क्या किया, 99 डिग्री सेल्सियस से हीट दे दिया। क्या दे दिया? इतने डिग्री सेल्सियस से आग आपने जला दिया। धीरे धीरे इसके वाष्प बन के ये निकल रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये धीरे धीरे वो पानी क्या है, इस सीमा से 10 ml कम होकर के फिर वो यहाँ पे 5 ml आएगा, फिर 2 ml आएगा। एग्जाम्पल है, एक दिन ये पानी का लेवल ऐसा आएगा कि यहाँ तक पहुँच जाएगा और सब वाष्प बन करके वाष्पीकृत हो जाएंगे। तो ये कौन सा परिवर्तन है? ये जल से लिक्विड से सीधा वाष्प बन के उड़ जा रहा है, यहाँ पे चेंजेस हो रहा है। यही सब बेसिक चीज़ों को अपन को यहाँ पे देखना है कि ऊर्ध्वपातन की क्रिया है क्या, नहीं है। क्या भौतिक परिवर्तन है, नहीं है। क्या रासायनिक परिवर्तन है, नहीं है। जैसे लोहा है, एक अच्छा लोहा है, लोहा क्या कर रहा है, जंग लग गया उसमें, और जंग लग करके वो भंगुर हो गया, कमज़ोर हो गया। तो ये भंगुर अवस्था में जो लोहा है कौन सा है, भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है? ये सारा चीज़ों को अभी हम लोग फिजिकल चेंजेस के क्लास में बताने वाले हूँ, मैं उसको चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है।